हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का के अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी पे, या इसको अपने शॉर्ट में CG अकेडमी भी बोल सकते हैं। और अपने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मध्य अवयव तक जो है वो पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। अब जो है उसके आगे का अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने उसमें भी आपको बताया कि मृदा में जो है 3 प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था पाई जाती है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा जो होती है, मृदा अवयव या मृदा प्रणाली, उसमें कितनी प्रावस्थाएं होती है? 3 प्रावस्थाएं होती है। और उसमें से 50% जो होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। और शेष 50% क्या होता है? द्रव होता है। वो किस तरह से होता है वो देखो। उसके लिए अपन करते हैं कि जो मृदा होती है, कौन सी मृदा जो होती है उसमें सबसे पहले ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ये हो गया, तो मृदा अवयव या मृदा के घटक जो होंगे वो 2 हैं। एक तो है ठोस और दूसरा यहाँ से है द्रव। ठीक है। ठोस में कितना है? 50%। इसी तरह द्रव में भी कितना है? 50%। तो ठोस में 50% है, उसमें 45% जो है वो तो क्या है? खनिज लवण। क्या है? खनिज। 45% कौन से हैं? खनिज लवण। और जो 5% रह गया, वो है अपने कार्बनिक पदार्थ। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। अब यहाँ पर देखना है जो कि खनिज पदार्थ है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। खनिज पदार्थ में ध्यान देना बच्चों, 2 प्रकार की चीज आएंगे। एक तो आएंगे कोलाइड। कौन से आएंगे? कोलाइड। और दूसरा इसमें आएंगे क्रिस्टलॉइड्स। क्या आएंगे? क्रिस्टलॉइड्स। ये हो गया इस तरह से। और कार्बनिक पदार्थ में है उसमें ह्यूमस और सड़े गले पदार्थ। और दूसरा इसके अंदर जो आएगा वो आ जाएंगे बिना सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ। कौन से आएंगे? बिना सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ। यहाँ इसमें ये भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसी में ही आएंगे। सूक्ष्म जीव कह लो या बिना सड़े क्योंकि वो जीवित अभी तो सड़े नहीं है, तो वो क्या हो गए? सूक्ष्म जीव। अब द्रव जो है, अब अगर अपने बात करें द्रव की, तो द्रव में 2 चीजें हैं। एक तो है गैस और दूसरा क्या है? द्रव। तो गैस है वो भी 25% है और द्रव जो है वो भी क्या है? 25% है। तो ये अपने कह सकते हैं कि पूरा पूरा जो है वो एक तरह से वर्गीकरण है कि मृदा में कौन सा तत्व क्या है। तो मृदा अवयव 2 हैं, एक तो ठोस, दूसरा द्रव। दोनों कितने कितने परसेंट? 50-50%। उसमें से खनिज कितना? 45%। और कार्बनिक पदार्थ कितना? 5%। और 45% जो खनिज उसमें क्या क्या है? एक तो कोलोइड्स, दूसरा क्रिस्टलॉइड होते हैं। और इसी तरह कार्बनिक पदार्थ में 5% जो उसमें क्या है? ह्यूमस और सड़े गले पदार्थ हो गए। और बाकी उसमें से जो है वो कौन से हैं? सूक्ष्म जीव या जो सड़े हुए पदार्थ नहीं है। वहीं बात करें अगर द्रव में, तो द्रव में 2 हैं, 25% गैस और 25% क्या है? द्रव है। तो इसकी अगर अपने बात करें यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आता है। देखो कैसे बच्चों, कि जैसे ये हो गया पूरा 100%, ये पूरा 100% हो गया। अब अगर यहाँ पर अपने देखें तो जैसे इसका ये हो गया पूरा 100%, तो इसका अपने बात किया था कि 45% जो है, 45% जो है वो तो क्या है अपने? खनिज पदार्थ। तो ये तो हो गए खनिज, जो लगभग 5% है वो क्या था? कार्बनिक पदार्थ। क्या था? कार्बनिक पदार्थ।
और वहीं अगर अपने बात करें जो ये वाला था इस तरह से, इसको 1 सेकेंड अपने ये जैसे, तो टोटल 50% रह गया बाकी। तो ये जो 25% है वो तो क्या होगी वायु, और ये जो 25% है वो क्या होगी द्रव। क्या हो गया द्रव। तो ये जो है वो मृदा अवयवों का मेन जो अपने कह सकते हैं कि डाइसेक्शन है, जिसमें से टोटल 100 में से 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% वायु और 25% क्या है यहाँ पे द्रव होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखना कि अपनी बात की थी खनिज पदार्थ में दो होते हैं, एक तो ये खनिज और दूसरा कार्बनिक पदार्थ। ठोस पदार्थ में दो होते हैं। अब नीचे जो है इसी तरह का वर्गीकरण देखो ये करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अपने मृदा ठोस है उसमें 50% जो है वो ठोस पदार्थ है, 50% रंध्रावकाश है। 50% ठोस में से 45% जो खनिज पदार्थ है, 5% कार्बनिक पदार्थ है। इसी तरह रंध्रावकाश में द्रव 25% है और गैस भी क्या है 25%। 25% जो खनिज पदार्थ उसमें दो चीजें, एक तो क्रिस्टलोइड और एक कोलोइड। और कार्बनिक पदार्थ है उसमें क्या है ह्यूमस और सड़े हुए पदार्थ और जीवित सूक्ष्म जीव। ये हो गए। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ पे बात करें अपने, तो वो देखो क्या है, वो है यहाँ पे ये उस तरह से उसने दे रखा है टोटल कि मृदा में वायु और जल का जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है। मृदा में जो वायु और जल का अनुपात होता है वो कितना होता है 50/50 कह सकते हैं बच्चों। 50% वायु होती है, 50% जो होता है जल होता है। देखो अनुपात 50/50 मतलब इन दोनों की बात हो रही है, ये ध्यान देना बच्चों आप कि यहाँ पर जो 50/50 की बात हो रही है वो इनकी बात हो रही है। ये भाई टोटल जो रंध्रावकाश है उसका आधा आधा यानी 25 ये और 25 ये हो गए। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आते हैं देखो कौन से बच्चों, खनिज पदार्थ। क्या आता है खनिज पदार्थ। तो देखो ये क्या है खनिज पदार्थ में, मिनरल मैटर में। तो देखो क्या होता है ये कि मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थ के अनुसार होता है। जैसे पैतृक पदार्थ होंगे, पैतृक पदार्थ यानी वो पदार्थ जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ है वो उसी के अनुसार होगा। ये खनिज चट्टानों, ये खनिज पदार्थ जो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं, जो चट्टानों का अपक्षय होता है उससे खनिज पदार्थ अपने को प्राप्त होते हैं। और ठोस भाग के 90%, ठोस भाग के 90% से अधिक जो भाग में होते हैं वो खनिज होते हैं। देखो ये टोटल जो ठोस है, देखो आपने अभी किया था कि जो टोटल जो ठोस है वो कितना है 50, उसमें से खनिज कितने थे 45। तो इसका प्रतिशत कितना होगा 45/50 × 100 यानी कितना 90%। तो यही बात ये बोल रहा है कि ठोस भाग के 90% वो क्या होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो ये बता रहा है कई सारी चीजें, जैसे कि ये विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। इसमें मृदा कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृत्तिका वगैरह होते हैं। मृदा में बालू और सिल्ट के अंश में अधिक मात्रा में क्या होते हैं खनिज क्वार्ट्ज। कौन कौन से फेल्सपार और क्वार्ट्ज होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों की बालू और सिल्ट में ज्यादातर जो खनिज होता है वो कौन सा होता है क्वार्ट्ज और फेल्सपार। और मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीयक खनिजों की क्या होती है प्रधानता। ये कौन से होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक खनिज अपने अभी आ जाएंगे इसमें। द्वितीयक खनिज कौन से होते हैं, बेसिकली वो खनिज होते हैं जिनका आकार जो होता है 2 माइक्रोन से कम होता है। द्वितीय खनिज हालांकि आगे परिभाषा आएगी। और मृदा के खनिजों में लगभग 90% क्या होती है सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन, क्योंकि एल्यूमिनाइन से बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ देखो क्या होता है बेसिकली कोई भी जो सजीव चीज है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जानवर है, या पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीजें जो जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो उनके सड़ने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब मृदा में कार्बनिक पदार्थ कुछ ने बताया भी है पौधों पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से होता है। और ये होता कितना है बार के हिसाब से 3 से 5% अपने अभी बात की थी। और
मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से उत्पादकता बनी रहती है। देखो, मृदा में सूक्ष्म जीवों का विच्छेदन और जिसके कारण उत्पादकता भी बनी रहती है। आपने हो सकता है सुना भी हो कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहाँ पर ऑर्गेनिक का मतलब भी होता है कार्बन से। तो किसी मृदा में जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उस मृदा में उतनी ही ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, क्योंकि ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन की तरह कार्य करते हैं। तो उनको जितना अधिक भोजन मिलेगा वो उतनी ही तेजी से मृदा में सुधार करेंगे। अब इससे होता क्या है, उसके फायदे क्या क्या है वो देखो कि कार्बनिक पदार्थ से मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। मृदा में वातन वातन यानी जो हवा का आवागमन होता है वो बढ़िया होता है। हवा का आवागमन बढ़िया होगा तो जल धारण क्षमता बढ़िया होगी। मृदा की संरचना में भी क्या होगा, सुधार होगा। ये चार गुण बच्चों ध्यान रखना, ये लगभग हर जगह काम आएंगे आपके कि कार्बन पदार्थ से पोषक तत्वों की वृद्धि हो रही है, जल धारण क्षमता में वृद्धि हो रही है, वातन अच्छा हो रहा है और मृदा की संरचना में सुधार हो रहा है। वास्तव में ये अपने आगे आएंगे जहाँ पर अपने कार्बनिक खाद के गुण लिखेंगे तो वहाँ पर भी लिखे जाएंगे। अगर कैल्शियम युक्त मृदा की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी यही चार गुण आएंगे। कौन कौन से बच्चों, ये वाले, ये चार, कि मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, वातन अच्छा करता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और संरचना में क्या होता है, सुधार। अब आगे लिखा हुआ कि मृदा जो है वो कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदित रूप में या सड़े गले रूप में पाए जाते हैं। मतलब वो हो सकता है कि पूरी तरह से विच्छेदित हो गए हो या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से विच्छेदित ना हुए हों। अगला है मृदा जल। मृदा जल का हिस्सा कितना होता है आयतनानुसार 25%। देखो ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये यहाँ पर भी दे रखा है जल कितना 25%। तो यही बात ये बोल भी रहा है, ठीक है। और जल मृदा रंध्र अवकाश में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। मतलब जिस प्रकार के बल होते हैं उस हिसाब से जल। और 25% जब ऑन एवरेज, जरूरी नहीं है हर बार 25%, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि पौधों के शोषण के लिए मृदा की भूमिका अहम है, क्योंकि ध्यान रखना जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे जल जल के साथ घुलकर ही पौधे में प्रवेश करते हैं और जल के साथ घुलकर ही पौधे में आगे बढ़ते हैं। बिना जल के कोई भी पौधा जो पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर सकता। और आगे ये क्या कह रहा है कि मृदा संरचना में, मृदा गठन में कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा क्लोराइडों की प्रकृति, रंध्र अवकाशों की मात्रा आदि पर जल की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन यहाँ से यह आ सकता है कि मृदा में जल की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो मृदा की संरचना पे, मृदा के गठन पे, कार्बनिक और अकार्बनिक जो रंध्र अवकाश यानी कि उसमें रंध्र कितने हैं। देखो कई बार मिट्टी क्या होती है, जैसे रेत होती है, अब रेत में आप पानी डालते हो, पानी डालते ही वो नीचे चला जाता है लेकिन जल्दी वो सूख भी जाता है। लेकिन वही चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि पानी एक बार आपने डाल दिया वो पहले तो जल्दी से सोखेगी नहीं, सोख लेगी तो जल्दी से वो सूखेगी नहीं, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा कार्बनिक मृदा क्लोराइड की प्रकृति या अकार्बनिक मृदा क्लोराइड की प्रकृति, तो इस पर भी निर्भर करेगा कि उसमें ह्यूमस जो है वो कितना का है, या जो मृदा क्लोराइड है वो कितने का है, या रंध्र अवकाश जो है वो कितने, उन सभी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आता है मृदा वायु। मृदा वायु का आयतन भी कितना है 25% है, अपने किया था। देखो ये रहा यहाँ पर मृदा वायु भी कितने परसेंट है 25% है। और रंध्र अवकाशों की उपस्थिति के कारण रहती है, क्योंकि रंध्र अवकाश होंगे, ध्यान देना रंध्र अवकाश जो होते हैं, रंध्र अवकाश एक छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं मिट्टी के अंदर जो वायु का आवागमन होने में उसकी सहायता करते हैं। और होता कितना ये 25%। और इसका वितरण जो होता है वो असमान होता है, क्योंकि रंध्र अवकाश कुछ जगहों पे ज़्यादा होंगे वहाँ पर वायु का वितरण ज़्यादा होगा, कुछ जगहों पे कम होगा तो वहाँ पर वायु का वितरण भी क्या होगा। तो एक बच्चों ये ध्यान रखना कि मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितनी है 0.3%। इम्पोर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% ही होती है, और मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है 0.3%, और वातावरण में कितनी होती है 0.03%। यह जल से संतृप्त रहती है, मतलब इसमें जो है वो नमी घुली होती है या नमी के साथ में रहती है ये। और इसमें जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से क्या रहती है कम, मतलब
ये मिट्टी की बात कर रहा है कि मिट्टी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू वायुमंडल के। और मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है। तो ये बात ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो गहराई के साथ बढ़ती है। किसमें? मृदा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या फिलअप आ सकता है ये कि आपको ये लाइन दे दी जाए इस तरह से और आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा में, आपको ये लाइन दी हो कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ, और इसके बाद में ये जो है इतना, ये फिल करना हो आपको, तो बढ़ती है या घटती है, तो आपको बताना पड़ सकता है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। आपने हो सकता है कभी देखा भी हो, जैसे अपने घरों में आसपास कुआं वगैरह खुदवाते हैं ना, तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जब जो कुआं खोद रहे होते हैं वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डाल रहे होते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन होती है वो मिट्टी के साथ नीचे जाती रहती है, और जो नीचे कुआं खोद रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब अगला है पृष्ठ मृदा और अवमृदा, जिसको बोलते हैं सरफेस सॉइल एंड सबसॉइल। एक बार बच्चों मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ये, अगर आप हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की भी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में इंग्लिश का जो वर्ड होता है वो एज इट इज हिंदी में लिख देते हैं, जैसे सरफेस को सरफेस ही लिख दिया, पृष्ठ लिखा ही नहीं सीधा ही। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब पृष्ठ मृदा है, तो मृदा की ऊपरी परत, पृष्ठ मृदा कौन सी होती है? बेसिकली सबसे ऊपर वाली परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा। नाम भी आ गया पृष्ठ मृदा, मतलब जो पृष्ठ के ऊपर है। अब ये क्या कह रहा है कि मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार मशीनरी आदि चलाते हैं, क्या कहलाती है? पृष्ठ मृदा। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसकी गहराई जो है वो कितनी होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर तक, यानी ऊपर से लेकर उससे 15 सेंटीमीटर नीचे तक की जो लेयर होती है या जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा। और यही जो है उपजाऊ होती है, इसी के अंदर जो है वो खेती होती है। और ये मेरे को लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि अपने पता है साधारण अपनी खेती जो है वो 2 फीट गड्ढा खोदते हैं फिर खेती करते हैं। तो ऊपर वाली सतह जो होती है वही उपजाऊ होती है, उसी में खेती की जाती है। और अवमृदा कौन सी होती है? ऊपरी सतह के नीचे की परत जो होगी वो क्या होगी? अवमृदा होगी। और इस परत में जो है वो पैतर पदार्थ क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब आगे ये जो है ना अपने को अंतर दे रखे हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा। ध्यान रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंतर पृष्ठ मृदा और अवमृदा से रिलेटेड जो है, क्योंकि पिछली बार जो मुझसे क्वेश्चन कभी आया नहीं था, तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखना है इसमें पृष्ठ मृदा और अवमृदा में, पहला पृष्ठ मृदा की पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। अपक्षयित होने का मतलब है इसमें कोई भी बिना वियोजित हुए या बिना अपघटित हुए, या जिनका मतलब जो पूरी तरह से सड़े गले नहीं है, वो यहाँ पर बहुत कम होते हैं। यानी कि इस परत में जितने भी घटक होते हैं वो सारे के सारे सड़ चुके होते हैं, गल चुके होते हैं। लेकिन अवमृदा में क्या होते हैं? आंशिक अपक्षयित होते हैं। अब क्योंकि पृष्ठ मृदा की संरचना अच्छी होती है तो इसका वातन अच्छा होता है, और गैसों का आदान प्रदान भी क्या होगा? अच्छा। अगर वातन अच्छा हो रहा है तो गैसों का आदान प्रदान भी क्या होगा? अच्छे से होगा। अब मृदा में से उल्टा है, अभी वातन अच्छा नहीं है, वातन अच्छा नहीं है तो आदान प्रदान भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है कि पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। और अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम। वहीं बात करें अगर पृष्ठ मृदा की, तो इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और संख्या दोनों ही अधिक होती है। ध्यान देना बच्चों, एक तो होती है क्रियाशीलता, भी वो कितनी तेजी से काम करे, एक होती है उनकी संख्या। तो संख्या भी ज्यादा होती है और क्रियाशीलता भी ज्यादा होती है। अवमृदा में क्या होती है? जीवों की संख्या और क्रियाशीलता दोनों क्या होती है? कम होती है। क्या होती है बच्चों? क्रियाशीलता और जो इसकी होती है तो दोनों कम होती है। अब पृष्ठ मृदा जो होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है, बड़े पता है, इसलिए उस पर खेती भी होती है और पोषक तत्व भी उसमें ज्यादा होंगे। और अवमृदा में कम उपजाऊ है और पोषक तत्व क्या है? कम। और छठा क्वेश्चन है कि इस मृदा का रंग क्या होता है? भूरा या गहरा भूरा। वो किसके कारण होता है? ह्यूमस के कारण। और अवमृदा का जो रंग होता है वो क्या होता है? हल्का या हल्का पीला। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चों कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में विलायन विनिमय क्षमता क्या होती है?
अधिक होती है। दनायनी विनिमय क्षमता क्या होती है? प्रश्नमर्दा और अवमर्दा में, प्रश्नमर्दा में अधिक होती है और अवमर्दा में क्या होती है? कम। दनायनी विनिमय क्षमता को तो ध्यान रखना, एक शॉर्ट नाम से जानते हैं, कौन सा? CEC, इस नाम से जानते हैं, CEC के नाम से, प्रश्नमर्दा और अवमर्दा को। ठीक है, प्रश्नमर्दा और अवमर्दा में जो दनायनी विनिमय क्षमता उसको क्या नाम, इस नाम से जानते हैं, CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट आती है मर्दा परिच्छेदिका। अब मर्दा परिच्छेदिका होती क्या है वो समझो आप। जैसे कि अपने कि कोई भी जगह का उदाहरण आप ले सकते हो, उसके ऊपर अगर अपने गड्ढा खोदते हैं बिल्कुल सीधा नीचे गहराई में, मान लो 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट इस तरह से, तो अपने देखते हैं कि 5 से 6 फुट गड्ढा खोदने के बाद में एक जो लेयर बढ़ेगी ऊर्ध्वाधर, एक सतह बन जाएगी इस तरह से। देखो बच्चों, जैसे ये बुक में दिया हुआ भी है, इस तरह से क्या बन जाएगी? एक सतह बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड देखो दे भी रखी है इसमें, ये वर्ड इस तरह से क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि ये जो दे रखा है अपने को लेयर, इसमें ऊपर जो है वो अलग है, नीचे अलग है, उससे नीचे अलग है, उससे नीचे अलग है, इसी तरह यहाँ पे अलग है, यहाँ पर क्या हो गया? अलग हो गया। ये सारी जगहों पे जो है ये अलग अलग दे रखे, ये इनको बोलते हैं, इन सारों को अगर मिला दें अपने, इन सारों को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है मर्दा परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं? मर्दा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल। ये सोइल प्रोफाइल वर्ड है वो भी ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कई बार ये जो है वो मिक्स कर देते हैं इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में। तो ये क्या कह रहे हैं कि मर्दा का ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी इस तरह से खड़ा हुआ, इसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में खड़ा हुआ, काट लगाने पर यानी कट लगाते हैं जब, मतलब इस तरह से काटते हैं जब उसको ऊर्ध्वाधर पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक, मतलब ऊपरी धरातल यानी पृष्ठ मर्दा से लेकर मूल पदार्थ यानी जहां तक अपने खोदा है या जहां तक मूल पदार्थ है, विभिन्न परतें मर्दा में समांतर दिखाई देती है। मर्दा में क्या दिखाई देती है? विभिन्न परतें दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? संस्तर। ये जो अलग अलग लेयर्स दिखते हैं ना बच्चों आपको, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अलग लेयर हो गई, उसके बाद में यहाँ पे अलग हो गई, फिर यहाँ पर क्या हो गई? अलग लेयर हो गई, इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो गई? अलग लेयर हो गई। इन लेयर्स को या इन परतों को तो बोलते हैं संस्तर। क्या बोला जाता है? संस्तर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये रहा, ये जगह लिखा हुआ है, देखो ये रहा संस्तर, यहाँ पे संस्तर लिखा हुआ कई जगह। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि इनको क्या कहते हैं? संस्तर कहते हैं। और मर्दा के इस ऊर्ध्वाधर काट करने के उपरांत संस्तर दिखाई देते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि मर्दा के ऊर्ध्वाधर अनुभाग में विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं? मर्दा परिच्छेदिका। और ये सारे संस्तर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सोइल प्रोफाइल या मर्दा परिच्छेदिका का। किसका निर्माण करते हैं? मर्दा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल का। तो क्या कह रहा है कि जमीन है, ये मर्दा है, उसका एक ऊर्ध्वाधर काट लेते हैं। ऊर्ध्वाधर काट का अगर अपन देखते हैं तो कई सारी परतें दिखाई देती है, जो कि अलग अलग होती है, ऊपर अलग होती है, उससे नीचे अलग, उससे नीचे अलग, इस तरह से चेंज होती जाती है। इन परतों को तो बोला जाता है संस्तर। और इन सारी परतों से मिलकर जो एक काट क्षेत्रफल बना था, उस पूरे काट क्षेत्र को क्या बोलते हैं? परिच्छेदिका। अब मर्दा जो परिच्छेदिका होती है उसमें मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो देखो, ये दे भी रखे हैं उसने में से, यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें जो है वो दे रखी है, ये देखो, ये देखो। सबसे पहले आता है ओ संस्तर। ओ में 2 है, ध्यान रखना बच्चों, O1 और O2। फिर आता है ए में 3 है, A1 A2 A3। इसी तरह बी में भी 3 है, B1 B2 B3। इसी तरह सी में एक ही है और यहाँ पे एक है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मर्दा संस्तर या मर्दा प्रोफाइल को परिभाषित करो या मर्दा प्रोफाइल के ऊपर जो टिप्पणी करो, तो सबसे पहले आपको इस तरह से पहले मर्दा परिच्छेदिका की और मर्दा संस्तरों की परिभाषा लिख दी। फिर आपको बताना है कि इसमें 2 संस्तर होते हैं, पहला होता है ओ, फिर ए,
फिर बी, फिर सी और फिर आएगा अपने आर। अगर अपने इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो जैसे ये हो गया यहाँ पे, तो ओ, फिर ए, फिर बी, फिर सी और फिर आर। ओ में दो हैं, कौन कौन से, O1 और O2। ए में तीन है, A1, A2, A3। इसी तरह B1, बी में कितने, तीन है, B1, B2, B3। उसके बाद में है C और उसके बाद में है R, ये वाले। ठीक है, ये तो ये वर्ड संस्था है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो O1, O2, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C और R। ये दोनों मिलकर O बना रहे हैं, ये तीन मिलकर ए संस्तर, ये तीन मिलकर बी संस्तर, ये तो सी और आर खुद से हैं। तो ये वाले हैं इस तरह संस्तर। और यहाँ पर अपने को दे भी रखे यही वाले हैं, देखो। तो ये अब इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, वो नाम आपको जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले देखो, ओवन को बोलते हैं अपने अल्प विघटित, क्या बोलते हैं, अल्प विघटित, इस तरह से ये वाले हो गए। जैसे इसके जो है वो नेम दे रखे हैं, आप बच्चों देखना यहाँ पे कि हर एक संस्तर का एक अलग से नाम दिया हुआ है। जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, ये वाला। ओवन में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्प विघटित होते हैं संस्तर जो होते हैं, ये वाले। अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं किसमें, ओवन में। अब क्योंकि ये अल्प विघटित है इसलिए ये नग्न आंखों से भी दिखाई दे जाता है। दूसरा है O2, इसमें पूर्ण रूप से विघटित पदार्थ होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से विघटित हो गए तो कोई भी दो पदार्थ जो अलग अलग नहीं दिख जाते, वो दोनों एक से दिख रहे होते हैं, क्योंकि दोनों पूरी तरह से विघटित हो गए। विघटित होने के कारण वो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हुए सरल पदार्थों में, और वो दिखने में क्या लग रहे हैं, एकदम सेम। उसके बाद में ए संस्तर। ए संस्तर को ध्यान रखना, ह्यूमस युक्त क्रिय संस्तर कहा जाता है। तो ह्यूमस युक्त क्रिय संस्तर किसको कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, A1 को। A2 को बोलते हैं निक्षालित संस्तर, क्या बोलते हैं, निक्षालित संस्तर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ध्यान रखना कि A2 को क्या बोलते हैं, निक्षालित। इसी तरह B2 को क्या बोलते हैं, निक्षेपित संस्तर, क्योंकि इन दोनों में हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो निक्षालित और फिर क्या आएगा, निक्षेपित है मतलब सबसे नीचे, और निक्षालित मतलब थोड़ा क्या है, ऊपर। और A3 और B1 को बोलते हैं परिवर्तनीय संस्तर। परिवर्तनीय इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है A3 B1 में कन्वर्ट हो जाए और B1 जो है वो A3 में कन्वर्ट हो जाए, B1 जो है वो A3 में परिवर्तित हो जाए। उसके बाद में आता है B3 अंतर्वर्ती। अंतर्वर्ती इसलिए क्योंकि देखो ये जो तीन है बच्चों, ध्यान से देखना कि ये वाले जो तीन संस्तर है, ये बी वाले जो है इस तरह से, ये पूरा बी संस्तर है और यहाँ पर सी संस्तर है, और बी और सी के बीच में जो संस्तर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, B3 आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अंतर्वर्ती संस्तर। सी होता है अपक्षित पैतृक पदार्थ। ध्यान रखना यहाँ पर विघटित पदार्थ है जो अपने ऊपर से आ रहे हैं थोड़े बहुत, जैसे जो अपने पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होगी। यहाँ पर अपक्षित है पैतृक पदार्थ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैतृक पदार्थ कहाँ पर होते हैं, तो सी संस्तर में। और आर जो है वो कठोर चट्टान है जो सबसे नीचे होती है। हो सकता है आपने सुना हो, कैप्टिव बोलते हैं उसको, जब अपने कुआं वगैरह खोदते हैं तो सबसे नीचे आती है वो, उसको बोलते हैं कठोर चट्टान यानी आर। तो ये जो है वो मेन क्या है, संस्तर है बच्चों, ध्यान देना इस बात का। तो इम्पोर्टेंट है ये, ऑब्वियस बात है, क्योंकि तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नग्न आंखों से कौन सा संस्तर पहचाना जा सकता है, तो ओवन है क्योंकि अल्प विघटित के द्वारा अलग विघटित जाएंगे। फिर पूछा जा सकता है कि नग्न आंखों से कौन सा संस्तर नहीं पहचाना जा सकता, O2, क्योंकि ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, कैसे पहचानेंगे। फिर आता है ह्यूमस संस्तर, किसे कहते हैं, ए संस्तर को, क्योंकि A1 में खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा होते हैं। निक्षालित संस्तर A2 को,
परिवर्तनीय संस्तर A3 और B1 को निक्षेपित संस्तर B2 को और B3 को बोलते हैं अंतर्वर्ती संस्तर। क्यों? क्योंकि ये जो B3 संस्तर है सबसे नीचे है और B3 के जस्ट नीचे कौन है C, तो B3 और C में जो है वो B और C जो संस्तर है, ये जो अपने B और C संस्तर है इसको जो है वो बीच में आ रहा है कौन, P3। C हो गया अपेक्षित पैतृ पदार्थ होते हैं जहाँ पे, और R कौन सा हो गया, कठोर चट्टानों का। और यही चीजें जो है इसमें आगे लिखी हुई हैं, देखो बच्चों। और ये भी कह रहा है कि मृदा प्रच्छेदन में समांतर परतें जो एक दूसरे गुणों से भिन्न होती हैं संस्तर कहलाती हैं। यहाँ पर भी संस्तर की परिभाषा दे रखी है और पीछे भी की संस्तर की परिभाषा, तो आप कोई भी कर सकते हो इसमें। तो पहला है ओ संस्तर, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओ होराइजन। इसे क्या कहते हैं, ओ संस्तर। ओवन उप संस्तर बिना सड़े गले पदार्थ से होता है। मैंने बताया था कि इसमें सड़े गले नहीं होते, इसलिए इसको नग्न आंखों से पहचान सकते हैं। O2 संस्तर में होते वो पूर्ण अपघटित पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। उसके बाद में ए संस्तर, ये है सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है। सबसे ऊपरी क्या है, खनिज संस्तर। A1 उप संस्तर में कार्बनिक पदार्थों का खनिजों के साथ मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, गहरा होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि A1 का रंग गहरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों के साथ खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। वहीं बात करें अगर A2 की, तो A2 उप संस्तर में मृत्तिका यानी सिलिका, लोहा और एल्यूमिनियम होते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों कि A2 उप संस्तर में कौन कौन सी चीजें होती है, मृत्तिका, ध्यान देना कौन कौन सी चीजें होगी, मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का निक्षेलन निचले स्तर में हो जाता है, इसलिए इसको निक्षालित संस्तर भी कहा था। और क्वार्ट्ज का जो परासन दाब होता है बढ़ जाता है। और A3 को परिवर्तन संस्तर कहते हैं, क्योंकि सार जो A3 हो B1 में कन्वर्ट हो सकता है। और A संस्तर के सारे मुख्य गुण किस संस्तर में होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, A3 में। किसमें होते हैं, A3 में होते हैं बच्चों, ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट आता है बी संस्तर। बी में भी मैंने बताया था 3 होते हैं। एक तो है B1 संस्तर, जिसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील, क्योंकि A3 और B1 दोनों कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो ये परिवर्तित हो सकते हैं एक दूसरे में। और इसमें बी गुणों की अधिकता होती है। जो परिवर्तनशील संस्तर है उसमें उस संस्तर के गुणों की अधिकता होती है। जैसे A3 परिवर्तनशील था तो उसमें A के मुख्य गुण थे। इसी तरह B1 परिवर्तनशील संस्तर है तो इसमें बी संस्तर के गुणों की क्या है, अधिकता है। B2 संस्तर क्या बोलते हैं, निक्षेपित या संचयन, मतलब लास्ट में जहाँ पर जाके सारे के सारे इकट्ठे होंगे, या जिनका जहाँ पर सारों का भंडारण होगा, यानी जहाँ पर जाके सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे, संचयन संस्तर। इसमें भी क्या होता है, मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निक्षालित होकर जमा हो जाते हैं। B3 संस्तर कहाँ होता है, बी और सी के बीच में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती संस्तर। अंतर्वर्ती संस्तर किसको कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, B3 को। सी संस्तर में कम विघटित व अपक्षित मूल पदार्थ यानी पैतृक पदार्थ होते हैं। पैतृक पदार्थ में क्या बोला है, मूल पदार्थ, और सबसे नीचे क्या होता है, R यानी कठोर चट्टान भी होती है। तो ये जो है वो अपनी मृदा प्रोफाइल वाला चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, या मृदा प्रोफाइल टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पृथ्वी, इसके बारे में जनरल सी बातें की गई है तो मैं कर सकते हैं। तो पृथ्वी के बारे में बताता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है। बिल्कुल सही है। देखो बच्चों कि अपनी पृथ्वी जो है सोलर मंडल का एक हिस्सा है, और जैसा अपना सोलर मंडल है या जैसा अपना सौर मंडल है, उसके जैसे लाखों करोड़ों सौर मंडल मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में वैसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है। सही बात। अपने को लग रहा होगा पृथ्वी बहुत बड़ी है, और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो पृथ्वी जो है उसका बिल्कुल छोटा सा भाग है, और इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी रहती है। पृथ्वी उन 9 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुई प्रारंभ में तप्त अवस्था में लावा के रूप में थी, जो शीतल होकर वर्तमान ठोस अवस्था आ गई है। और पृथ्वी की सतह जो कि रुक्ष होती है ना, थोड़ी रफ होती है, और उभरे हुए भाग पर्वत और खोखले एवं गड्ढे पानी से भरकर समुद्र व झील बन गए। ये भी रुक्ष है, मतलब एक जैसी नहीं, कहीं पर ऊंची जगह, कहीं पर नहीं। जो ऊंची जगह थी वो तो पर्वत बन गई, जो नीची जगह थी वहां पर पानी आ गया, और पानी से क्या बन गई, समुद्र और झीलें।
अगला है कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी के 3 वायुमंडलों कौन कौन से, वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल से मिलकर बनी है। पृथ्वी के 3 मंडल कौन कौन से हैं, वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल। अब इसी के बारे में जो है ये आगे बात कर रहा है चट्टानी। यह जलमंडल की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है। वायुमंडल क्योंकि सारी वायु यानी गैसें हैं, तो इसका भार जो है थलमंडल की अपेक्षा क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है। समुद्र की सतह पर इसका दाब, आपने शायद नाम सुना हो, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं इसको। ये होता है 14.6 पाउंड प्रति वर्ग इंच या प्रति स्क्वायर इंच। यानी कि वायुमंडल का दाब अगर पूछा जाए कि कितना होता है तो 14.6 पाउंड प्रति वर्ग इंच, और यह भूमि का केवल कितना प्रतिशत है, वायुमंडल की बात कर रही है 0.03%। ध्यान दो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी इतनी ही थी 0.03%। और टोटल जो अपनी पृथ्वी है उसमें वायुमंडल का प्रतिशत कितना है, बार के हिसाब से। आयतन की बात नहीं कर रहे, अपने बात करें बार की, तो बार के हिसाब से कितना है 0.03%। इसमें गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल आदि होते हैं। जलवाष्प होता है, नहीं जल जो होता है। इसमें निष्क्रिय गैसें भी होती है जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जिनोन वगैरह। ठीक है। उत्कृष्ट गैसों का मतलब या निष्क्रिय गैसों का मतलब है कि ये गैसें जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करती। और वायुमंडल का संगठन जो उसने दे दिया, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है 79.9%, ऑक्सीजन 20.7, जलवाष्प 0.17, CO2 जो है वो कितनी है 0.03%, और बाकी जो रहेंगे वो अन्य गैसें, उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, गैस CO2 हो गया, NO2 वगैरह। अगला है जलमंडल। यह थलमंडल को घेरे हुए पानी की परत होती है, और जलमंडल समुद्र के रूप में होता है। यह पृथ्वी का केवल 6.9% भाग है, लेकिन जल का कुल आयतन समुद्र सतह से ऊपर जमीन के आयतन का लगभग 15 गुना है। क्या कह रहे हैं कि जल का कुल आयतन आपको पता होगा पृथ्वी के नीचे भी तो पानी है, उसकी बात कर रहा है कि आयतन जो होता है वो समुद्र सतह के ऊपर यानी समुद्रों का जितना जल है उससे 15 गुना जल जो है वो पृथ्वी के भूगर्भ में छिपा हुआ है, या कह सकते हैं जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी बात कर रही है। अगला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी थलमंडल। तो थलमंडल में कौन कौन से, देखो, गैसीय एवं जलीय आवरणों में जो कि आंतरिक ठोस पिंड होता है उसे क्या कहते हैं, ठस थलमंडल। और भूमि का कितना है ये 93.2%, और इसी थलमंडल पर अपने रह भी रहे। थलमंडल के दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी या ऊपरी ठोस सतह, और दूसरा होता है आंतरिक गर्म या पिघला हुआ भाग। और यह तीनों मंडलों कौन कौन से, जल, वायु और थल में सबसे अधिक बाहरी होते हैं। ये बाहरी लिख दिया, ये बाहरी होगा यहाँ पे बच्चा ध्यान देना, इसमें लिख तो दिया ये बाहरी, पर यह ये बाहरी क्या होता है, बाहरी होता है। ठीक है, ये बाहरी है, बाहरी नहीं है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो थलमंडल का घनत्व कितना, 5.5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, MCQ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। थलमंडल का घनत्व 5.5, और ये एवरेज है मतलब औसत है। ऊपरी परत का घनत्व तो कितना है 2.5 से 3, और जो दूसरी वाली परत होगी उसका घनत्व क्या होगा, अलग होगा। जो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है घनत्व बढ़ता जाता है। थलमंडल की ऊपरी या बाहरी परत को क्या कहते हैं, भूपपड़ी या क्रस्ट की परिभाषा आ सकती है। देखना बच्चों कि थलमंडल की जो ऊपरी या बाहरी ठोस परत होती है उसको क्या कहते हैं, भूपपड़ी। और भूपपड़ी की मोटाई कितनी मापी गई है, 10 से 20 मील। ध्यान रखना, किलोमीटर नहीं बोला इसने, मील्स बोला है। ठीक है, तो 10 से 20 मील जो है वो थलमंडल की गहराई मापी गई है। अब नेक्स्ट आता है अपने भूपपड़ी। भूपपड़ी की परिभाषा बताई दी उसने। भूपपड़ी मुख्य रूप से किससे बनी होती है, खनिजों की बनी होती है। भूपपड़ी मतलब सबसे ऊपर पपड़ी जैसे होती है वो क्या होती है, सबसे ऊपर ही आती है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट। और थलमंडल की ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी की ऊपरी स्तर ऐसे शैलों से मतलब खनिजों से मिलकर बनी होती है जिसके संघटक और कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले, यानी एक तो एल्यूमिनियम होता है, दूसरा सिलिकॉन होता है। इस संस्तर को Cl कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि Cl का निर्माण किससे होता है। तो ध्यान होना चाहिए आपको कि Cl का निर्माण जो है वो
एल्यूमिनियम सिलिकेट से होता है। तो इसका औसत घनत्व कितना होता है? भूपपड़ी जो होती है उसका 2.65 ग्राम प्रति कैसे में लिखेगा? इसका मतलब होता है घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब। Cl के ठीक नीचे मुख्यतः होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी स्तर होती है जिसको क्या कहते हैं? समय। क्या कहते हैं? समय। ये भी बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समय होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है। कौन? समय। और अगला ये बोल रहा है कि भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। इसका मतलब भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसें नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट है कि भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसें नहीं पाई जाती। अपने अभी भी पढ़ा था जो वायुमंडल था वहां पर निष्क्रिय गैसें थी, लेकिन भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसें नहीं। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों चट्टानें। वो अपने अगली क्लास में देखते हैं। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई कमी लग रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन जो हमेशा खुला है आपके लिए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए क्योंकि अर्धवार्षिक जो है अपने नज़दीक है और लगभग फरवरी एंड या मार्च से जो है अपने वार्षिक पेपर भी शुरू हो जाएंगे। तब तक अपने बहुत आराम से कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।